हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 11वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। एक दिन संध्या समय हेम के साथ एकांत में चाय पीने की आशा से अन्नदा बाबू उसे खोजने 2 मंजिले पर गए। कमरे में उसे ना पा सोने की कोठरी भी खाली देख वे ऊपर की छत पर चले गए। हेम छत की मुंडेर पर बैठी थी। अन्नदा बाबू उसके पीछे जाकर खड़े हो गए तो भी उसे खबर नहीं हुई। जब अन्नदा बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंकी। हेम के उठने से पहले ही अन्नदा बाबू उसके पास बैठ गए। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, हेम, मैं तेरे किसी काम ना आया। पिता के ऐसे करुण वचन सुन हेम मूर्छा से एकाएक जागी। उसने अपने पिता के मुख की ओर देखा। उस मुख पर इतना स्नेह, कैसी करुणा, कैसी वेदना है। कई दिनों से उनके मुख में परिवर्तन हो गया है। हेम पर जो अंधड़ उठा है, उसका सारा वेग अपने ऊपर ले वह वृद्ध अकेला जूझ रहा है। कन्या के घायल हृदय को जब धीरज देने की सब चेष्टाएं व्यर्थ हुई, तो आज उनके स्नेह के भीतर से ठंडी सांस निकल पड़ी। हेम को यह वज्र के समान जान पड़ा। धिक्कार घात ने उसे अपने शोक के घेरे से बाहर निकाल दिया। हेम को बहुत लज्जा आ रही। जिस याद में वह डूबी बैठी थी, उससे जबरदस्ती उसने अपने को मुक्त किया। उसने पूछा, पिताजी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है। जो कुछ है वह तुम्हारी चिंता में है। यह कहे वह उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। हेम ने कहा, माँ जब मरी तो मैं कितनी बड़ी थी? अन्नदा बाबू बोले, तू 3 वर्ष की थी, बोलने लगी थी। तू पूछती थी माँ कहाँ गई। मैंने कहा था कि तेरी माँ अपने बाप के यहाँ गई है। मेरी बात ना समझ सकने के कारण तू मेरा मुंह देखने लगती थी। कुछ देर बाद तू मेरा हाथ पकड़ माँ की कोठरी में जाने को खींचती थी। मैं जानता था कि तुझे मैं उसका पता बता ना सकूंगा। तू समझती थी कि तेरे पिता में बड़ी शक्ति है। उस समय तेरे मन में यह बात आ ही नहीं सकती थी। जो सच है उसमें तेरे पिता अक्षम है। आज भी वही बात याद आती है। ईश्वर ने मुझे स्नेह दिया है, लेकिन क्षमता नहीं। हेम ने पिता के कांपते हुए हाथ को अपने हाथ से पकड़कर कहा, माँ की मुझे बहुत थोड़ी याद है। वे दोपहर को बिछौने पर लेटी पुस्तक पढ़ा करती थी। मुझे ये अच्छा न लगता और मैं उनसे पुस्तक छीनने की चेष्टा करती। उस समय ऐसी ही पुरानी बातें उठी। माँ कैसी थी, क्या किया करती थी, ऐसी ही बातों में सूर्य अस्त हो गया। इसी समय योगेंद्र के पैरों की आवाज सुन दोनों की बातें रुक गई। योगेंद्र ने आते ही दोनों की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, आजकल इसी छत पर हेम की सभा बैठती है। योगेंद्र अधीर हो गया। घर में एक शोक कालिमा छाई रहती थी। इससे उसे घर में न रहा जाता। बाहर इष्ट मित्रों को हेम के विवाह के विषय में जवाबदेही करनी पड़ती थी। इससे कहीं जाना कठिन था। वह यही कहता, हेम नलिनी बहुत बढ़ गई है। लड़कियों को अंग्रेजी उपन्यास पढ़ाने से यही दुर्गति होती है। हेम सोचती है कि जब रमेश ने उसे परित्याग कर दिया है, तो उसे भी अपना हृदय तोड़ डालना चाहिए। योगेंद्र के वचनों से हेम को बचाने के लिए अन्नदा बाबू बोले, मैं हेम के साथ कुछ बातें कर रहा था। योगेंद्र ने कहा, क्या चाय की टेबल पर बातें नहीं हो सकती? पिताजी, तुम हेम को पागल बना रहे हो। इस मकान में रहना भी कठिन है। हेम ने पूछा, पिताजी, तुमने चाय नहीं पी? योगेंद्र बोला, चाय कल्पना तो है नहीं जो मन में आते ही पी ली जाए। उसके लिए मेज पर बैठना ही होगा। अन्नदा बाबू हेम की चिंता दूर करने को बोले, आज मैं चाय ना पीऊंगा। योगेंद्र बोला, तुम सब तपस्वी हो जाओ,
मेरी क्या दशा होगी? अन्नदा बाबू ने कहा, तपस्या की बात नहीं है। कल मुझे नींद नहीं आई, इसी से विचारा कि आज चाय न पीकर देखूं कैसी तबीयत रहती है। हेम को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, चलो पिताजी चाय पी लें। चाय की कोठरी में पहुंचते ही अन्नदा बाबू ने देखा कि वह अक्षय है। उनका मन हिचका। सोचा कि हेम का मन आज कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन अक्षय को देखते ही वह फिर विफल हो उठेगी। क्षण भर में ही हेम कमरे में आए। अक्षय उसे देखते ही उठा और बोला, योगेंद्र मैं जाता हूँ। हेम ने कहा, अक्षय बाबू क्या आपको कोई काम है? एक प्याला चाय पीते जाइए। अक्षय बोला, आपकी गैर हाजिरी में मैं 2 प्याले पी चुका हूँ। यदि आवश्यकता है तो 2 प्याले और पी सकता हूँ। हेम ने हंसते हुए कहा, चाय के लिए आपसे कभी जिद नहीं की गई है। अक्षय बोला, अच्छी चीज से मैं कभी विमुख नहीं हो सकता, मुझे इतनी बुद्धि है। योगेंद्र ने कहा, इसे याद करो, किसी दिन अच्छी चीज तुम्हें ना लौटा ले, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिनों बाद अन्नदा बाबू की टेबल पर इस तरह की बातें जमी रही। हेम के हंसने की आवाज भी ऊंची जाने लगी। उसने अन्नदा बाबू से कहा, पिताजी अक्षय बाबू कई दिन से तुम्हारी गोली ना खाकर भी अच्छे हैं। अन्नदा बाबू हंसने लगे। बहुत दिनों बाद आज उनकी गोलियों पर कटाक्ष चला है। उसे वह पारिवारिक स्वास्थ्य का लक्षण समझे। उनके मन से एक भाव दूर हो गया। उन्होंने कहा, इसे ही विश्वास उठाना कहते हैं। मेरी गोली खाने वालों में केवल एक अक्षय है, उसे भी तुम भड़काना चाहते हो? अक्षय बोला, कोई भय नहीं, मुझे बहकाना जरा कठिन है। हंसी मजाक से अन्नदा बाबू की चाय की टेबल के मानो पुराने दिन लौट आए हों। आज की सभा जल्दी से न उठती, लेकिन हेम ने चोटी नहीं की थी, इसलिए चली गई। तब अक्षय भी एक काम की याद करके चला गया। योगेंद्र ने कहा, पिताजी अब देर की आवश्यकता नहीं है, हेम नलिनी का विवाह ठीक कर डालो। अन्नदा बाबू आश्चर्य से उसके मुंह की तरफ देखते रहे। योगेंद्र बोला, रमेश से संबंध टूट जाने से समाज में कानाफूसी हो रही है। मैं कहाँ तक अकेला झगड़ता रहूं? अगर वे बातें खोल कर कहने योग्य होती तो मुझे आपत्ति न थी, लेकिन हेम के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता। नाहक बतंगड़ बढ़ता है। अखिल को धमकाना पड़ा। सुना है उसके मन में जो आता है वही बकता है। हेम का विवाह हो जाए तो सब बातें समाप्त हो जाएं। मेरी बात मानो, अब देर ना करो। अन्नदा बाबू ने पूछा, विवाह किसके साथ होगा? योगेंद्र बोला, जो घटना हो गई है उससे पात्र मिलना कठिन है। केवल अक्षय रह गया है, उसे कोई भड़का नहीं सकता। अन्नदा बाबू बोले, अक्षय से हेम विवाह ना करेगी। योगेंद्र बोला, अगर तुम कहो तो मैं उसे राजी करूं। अन्नदा बाबू ने कहा, नहीं, तुम हेम को नहीं पहचानते। तुम उसे भय से कष्ट पहुंचाकर हैरान करोगे। अभी उसे आराम करने दो, उसने बहुत कष्ट पाया है। योगेंद्र बोला, मैं उसे कष्ट न दूंगा, सावधानी के साथ प्रेम व्यवहार से काम पूरा कर लूंगा। योगेंद्र अधीर प्रकृति है। उसी दिन उसने हेम से कहा, हमको तुमसे कुछ कहना है। यह सुनते ही हेम कांपी। वह योगेंद्र के साथ बैठक में आ बैठी। योगेंद्र ने कहा, हेम, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, यह तुम देख रही हो। हेम ने कुछ न कहा। योगेंद्र बोला, उपाय न करने से बीमारी बढ़ सकती है। हेम समझ गए कि पिता की अस्वस्थता का अपराध उसे ही लग रहा है। वह उदास बैठी रही। योगेंद्र बोला, जो होना था वह हो चुका। उसके संबंध में बात बढ़ाना लज्जा की बात है। अगर पिताजी की तंदुरुस्ती चाहती हो तो शीघ्र ही इन अप्रिय बातों को नष्ट कर देना चाहिए। उत्तर की प्रतीक्षा में वह हेम के मुख की ओर देखता रहा। हेम ने कहा, यह आशा तो नहीं है कि मैं इस कारण पिताजी को दुखी करूं। योगेंद्र बोला, तुम ऐसा ना करोगी, लेकिन दूसरों का मुंह तो बंद नहीं हो सकता। हेम ने कहा, तब मैं क्या करूं? योगेंद्र बोला, उन्हें रोकने का एक ही उपाय है। योगेंद्र के उपाय को मन ही मन समझकर हेम ने जल्दी से कहा,
पिताजी को लेकर पश्चिम घूमने चले जाना क्या ठीक ना रहेगा? 2-4 महीने बाहर रहने से झगड़ा स्वयं ही मिट जाएगा। योगेंद्र बोला, उससे भी हल ना होगा। तुम्हें कोई क्षोभ नहीं है? जब तक पिताजी यह अच्छी तरह ना समझ जाएंगे, तब तक वे अच्छे ना रह सकेंगे। हेम की आंखें आंसू से भर गई। उसने चट से आंसू पोंछकर कहा, तब मुझे क्या करना चाहिए? योगेंद्र बोला, तुम्हें मेरी बातें कठोर लगेंगी। अगर मंगल चाहती हो तो तुम्हें शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए। हेम चुप बैठी रही। योगेंद्र पुनः बोला, हेम, तुम लोग छोटी बातों को बड़ी बना डालते हो। तुम्हारे विवाह के जैसा बखेड़ा कितनी ही लड़कियों के लिए होता है, फिर बात साफ हो जाती है। उपन्यास बनाने से काम नहीं चलता। जीवन भर सन्यासिनी बनकर उसकी याद करने से तुम लोग ही लज्जा से मरे जाते हैं। इसलिए भले गृहस्थ से वादा करके इस बखेड़े को समाप्त कर दो। हेम के हृदय पर योगेंद्र के कटु वचनों ने छुरी भोंकने का काम किया। उसने कहा, दादा, क्या मैं विवाह न करके सन्यासिनी बनूंगी? योगेंद्र बोला, अगर ऐसा नहीं है तो विवाह करो। यदि तुम कहो कि इंद्र के ना मिलने पर पसंद ही ना आएगा, तो सन्यासिनी व्रत करने के ही समान है। जो मिलता है उसे अपने अनुसार बना लेना ही मनुष्य का महत्व है। हेम ने मर्माहत होकर कहा, दादा, तुम मुझे यह व्यंग क्यों सुना रहे हो? कभी तुम्हारी पसंद के विपरीत मैंने कोई बात कही है? योगेंद्र बोला, ठीक है कि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने अपने किसी मित्र पर विद्वेष प्रकट करने में संकोच नहीं किया है। यह तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि जितने लोगों से तुम्हारी जान पहचान है, उनमें एक ही आदमी दिखाई दिया है जिसने सुख दुख और मान अपमान में तुम्हारी ओर से हृदय को स्थिर रखा है। इसलिए मैं उस पर बहुत श्रद्धा करता हूँ। तुम्हें सुखी रखने के लिए वह अपना जीवन दे सकता है। अगर तुम ऐसा पति चाहती हो तो उसे खोजने जाने की आवश्यकता नहीं। और यदि तुम काव्य हेम ने उसकी बात को काट कर उठते हुए कहा, यह बातें मत करो। पिताजी मुझे जिससे विवाह करने को कहेंगे, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। अगर ना करूं तो तुम ताना देना। योगेंद्र ने नम्रता से कहा, हेम, नाराज मत हो। तुम जानती हो कि मन बिगड़ जाने से दिमाग ठीक नहीं रहता। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है। मैं क्या नहीं जानता कि लज्जा तुम्हारा स्वाभाविक गुण है और तुम पिताजी को बहुत मानती हो। यह कहे योगेंद्र अन्नदा बाबू के कमरे में चला गया। योगेंद्र हेम को न जाने किस प्रकार उत्पीड़ित कर रहा है, यही सोचते अन्नदा बाबू विचलित बैठे हुए थे। बातचीत में दखल देने के लिए बार बार वे उठने की चेष्टा करते थे। इसी समय योगेंद्र आ पहुंचा। योगेंद्र बोला, पिताजी, हेम विवाह करने को सहमत है। अगर तुम उससे कहोगे तो वह अक्षय से विवाह कर लेगी। अन्नदा बाबू ने कहा, मुझे जो कहना है वह मैं कहूंगा। इतनी जल्दी क्यों है? मेरी राय में और कुछ दिन बीतने दो। योगेंद्र बोला, पिताजी, देर करने से विघ्न हो सकते हैं। योगेंद्र के आगे किसी को बोलने का साहस नहीं। वह जो सोच लेता है उसे बिना किए नहीं मानता। अन्नदा बाबू भी उससे डरते हैं। बात टालने को उन्होंने कहा, अच्छा, मैं कहूंगा। योगेंद्र बोला, पिताजी, आज ही कहने में सार है। वह तुम्हारे आसरे बैठी है। जो कुछ हो वह अभी कर दो। अन्नदा बाबू सोचने लगे। योगेंद्र ने कहा, पिताजी, इस तरह विचार करने से काम न चलेगा। हेम के पास चलो। अन्नदा बाबू बोले, तुम ठहरो, मैं अकेला जाऊंगा। योगेंद्र बोला, अच्छा, मैं बैठा हूँ। अन्नदा बाबू ने कमरे में जाकर देखा, अंधकार है। एक कोने से उन्हें किसी के उठने की आहट मिली। इसके बाद भरभराई हुई आवाज आई, पिताजी, रोशनी बुझ गई है। बैरा से जलाने को कहूं? अंधकार का कारण अन्नदा बाबू समझ गए। उन्होंने कहा, रोशनी की जरूरत नहीं है। यह कहे वे टटोलते हुए हेम के पास आकर बैठ गए। हेम ने कहा, पिताजी, आप शरीर का ख्याल नहीं करते। अन्नदा बाबू ने कहा, बेटी, मेरा शरीर अच्छा है, तुम अपने शरीर को तो ध्यान दो। हेम ने दुखी स्वर में कहा, तुम सभी यही कहते हो। मैं तो साधारण हूँ। मुझे तुमने कब शरीर का ख्याल करते नहीं देखा।
यदि तुम्हारे मन में कुछ करने की जरूरत है तो मुझसे कहते क्यों नहीं? अन्नदा बाबू व्याकुल होकर बोले, नहीं बेटी, तुम्हें भी क्या कुछ कहना पड़ा है? तुम मेरी बेटी हो, इसी से तुम मेरे हृदय की बातें जानती हो। मेरा आशीर्वाद है कि ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। हेम ने कहा, पिताजी, मुझे अपने पास रहने दोगे? अन्नदा बाबू बोले, क्यों ना रहने दूंगा? हेम बोली, जब तक दादा की दुल्हन ना आए तब तक तो रहने दो, तुम्हारा ख्याल कौन करेगा? अन्नदा बाबू बोले, मेरा ख्याल? यह मत कहो, मेरा मूल्य ही क्या है? हेम बोली, पिताजी, कमरे में अंधकार है, रोशनी ले आऊं? कहकर उसने एक लालटेन लाकर रख दी। अन्नदा बाबू ने उठकर कहा, तनिक बैठो, मैं अभी आकर फुर्सत से बैठूंगा। यह कह वे योगेंद्र के पास गए। मन में सोचा कि कह दूंगा, आज बातें नहीं हो सकी, परंतु जैसे ही योगेंद्र ने पूछा, क्या विवाह के लिए कहा, चट वे बोले, हाँ, कह दिया। उन्हें डर था कि कहीं योगेंद्र स्वयं उसे तंग ना करे। योगेंद्र ने कहा, वह सहमत हो गई? अन्नदा बाबू बोले, एक तरह से सहमत ही है। योगेंद्र बोला, मैं अक्षय से कह आऊं? अन्नदा बाबू ने कहा, नहीं, अक्षय से कुछ मत कहो, जल्दबाजी में सब बिगड़ सकता है। जल्दबाजी से सब बिगड़ सकता है, अभी किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। एक बार हम पश्चिम हवा बदल आए, उसके बाद सब ठीक होगा। योगेंद्र कोई उत्तर ना दे चला गया। वह कंधे पर चद्दर रखे अक्षय के घर पहुंचा। अक्षय उस समय बुक कीपिंग सीख रहा था। योगेंद्र ने कहा, अब अपने विवाह का दिन ठीक करो। अक्षय ने कहा, यह क्या कहते हो? अगले दिन सवेरे जब हेम बाहर आई तो उसने देखा कि अन्नदा बाबू खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे हैं। दीवार पर अन्नदा बाबू की परलोकवासिनी स्त्री की एक तस्वीर लटकी है। पिता के बालों में उंगलियां फेरते हुए हेम ने कहा, पिताजी, चलो चाय पी ले, तब तुम्हारी बातें सुनूंगी। हेम के चाय पीने की जल्दी के मतलब को समझने में उन्हें जरा भी देर न हुई। कुछ देर में अक्षय आ बैठेगा। उसी का संसर्ग बचाने के लिए शीघ्रता से चाय पीकर वह पिता के साथ एकांत में बैठना चाहती है। इससे उनके मन को चोट पहुंची कि उनकी लड़की सदा डरती रहती है। उन्होंने नीचे जाकर देखा कि नौकर ने अभी तक चाय का पानी नहीं तैयार किया है। उस पर वे बिगड़ उठे। नौकर ने जल्दी से चाय हाजिर की। अन्नदा बाबू धीरे धीरे सुस्ताकर आराम से चाय को रस से पीते थे। आज वे शीघ्रता से प्याला खाली करने लगे। हेम ने आश्चर्य से कहा, पिताजी, आज क्या तुम्हें कहीं बाहर जाना है? अन्नदा बाबू बोले, नहीं, जाड़ों में चाय जल्दी से पी लेने से शरीर में गर्मी आती है और शरीर हल्का हो जाता है। इसी समय योगेंद्र ने अक्षय के साथ प्रवेश किया। आज अक्षय में कुछ विशेष चमक थी। हाथ में चांदी की मूठ की छड़ी, छाती पर घड़ी की चेन लटकाता हुआ, बाएं हाथ में कागज में लिपटी किताब थी। अक्षय ने आज हेम के पास कुर्सी खींच ली और हंसकर कहा, आपकी घड़ी तेज चल रही है। हेम ने उत्तर नहीं दिया। अन्नदा बाबू ने कहा, हेम, ऊपर चलो, जरा गर्म कपड़ों को धूप में डाल दो। योगेंद्र ने कहा, पिताजी, धूप की इतनी जल्दी क्यों? हेम, अक्षय को चाय दो, मुझे भी चाय की जरूरत है, लेकिन अतिथि को पहले दो। अक्षय ने हेम से कहा, कर्तव्य का आखिर कहीं इतना बड़ा आत्मत्याग देखा है, जैसे द्वितीय सर फिलिप सिडनी? हेम ने अक्षय की बातों पर ध्यान न दे एक योगेंद्र को और दूसरा प्याला अक्षय की ओर खिसका दिया। अन्नदा बाबू पुनः बोले, धूप चढ़ने से तकलीफ होगी, अब चलो। योगेंद्र ने कहा, आज कपड़े धूप में मत डालो, अक्षय आए हैं। अन्नदा बाबू चिढ़कर बोले, तुम्हारी हर बात में जबरदस्ती है। तुम जिद से दूसरों को कष्ट देते हुए भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो। मैंने बहुत दिनों सहन किया, लेकिन अब यह न चलेगा। हेम, कल से ऊपर की कोठरी में हम तुम चाय पियेंगे। यह कह अन्नदा बाबू ऊपर चलने को तैयार हुए। तब हेम ने शांत हो कहा, पिताजी, बैठो, आज तुम अच्छी तरह चाय पी ना सके। अक्षय बाबू,
इस कागज में लिपटा हुआ क्या रहस्य है? अक्षय ने कहा, पूछना क्या, आप रहस्य को खोलकर देख भी सकती हैं। यह कह उसने बंडल हेम के आगे खिसका दिया। हेम ने देखा कि वह जिल्द मनदीप टेनिसन है। एकाएक चौंकने से उसका मुंह पीला पड़ गया। ठीक ऐसी जिल्द उसे पहले उपहार में मिल चुकी है। वह आज भी उसकी दराज में बड़े आदर से रखी हुई है। योगेंद्र ने हंसकर कहा, रहस्य अभी पूरा नहीं खुला। यह कह उसने किताब के पहले पन्ने को खोलकर उसको दे दिया। उस पेज पर लिखा था, श्रीमती हेमनलिनी को अक्षय का श्रद्धा उपहार। उसी समय हेम के हाथ से वह किताब पृथ्वी पर गिर गई। उसने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, पिताजी चलो। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। योगेंद्र की आंखें जलने लगी। उसने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अक्षय बोला, तुम नाहक क्रोध करते हो। मैंने पहले ही कहा था कि तुम गलत समझे हो। तुम्हारे बार बार कहने से ही मैं विचलित हुआ था। मैं कह देता हूँ कि मेरे प्रति हेम का मन कभी अनुकूल ना होगा। इसलिए यह आशा छोड़कर ऐसी चेष्टा करो जिससे वह रमेश को भूल जाए। योगेंद्र बोला, लेकिन उपाय? अक्षय ने कहा, मेरे अतिरिक्त इस संसार में क्या कोई युवक है ही नहीं। अब जैसे हो एक अच्छा पात्र खोजो। योगेंद्र बोला, पात्र क्या कहीं मांगने से ही मिल जाएगा? अक्षय ने कहा, साहस क्यों छोड़ते हो? पात्र का पता मैं दे सकता हूँ। जल्दी करने से मामला बिगड़ जाएगा। एकदम विवाह प्रस्ताव करने से काम न चलेगा। धीरे धीरे मेल होने दो। योगेंद्र ने पूछा, पात्र कौन है? अक्षय बोला, तुम उसे नहीं जानते, पर तुमने उसे देखा है। नलिनाक्ष डॉक्टर। योगेंद्र बोला, नलिनाक्ष? अक्षय ने कहा, चौंकते क्यों हो? उनके लिए ब्रह्म समाज में झमेला उठा है तो रहने दो। क्या ऐसे पात्र को छोड़ दोगे? योगेंद्र ने पूछा, क्या नलिनाक्ष राजी होगा? अक्षय बोला, ये नहीं कह सकता कि राजी हो जाएगा, परंतु क्या नहीं हो सकता? मेरी बात मानो। कल नलिनाक्ष के व्याख्यान में हेम को ले जाओ। स्त्रियों का मन आकर्षित करने की उसमें क्षमता है। योगेंद्र बोला, नलिनाक्ष का इतिहास तो बताओ। अक्षय बोला, योगेंद्र, इतिहास में कुछ खराबी हो तो घबरा ना जाना। थोड़ी सी खराबी दूर करने से जो लाभ है मैं उसे समझता हूँ। अक्षय ने कहा, नलिनाक्ष के पिता राजवल्लभ फरीदपुर जिले में एक छोटे से जमींदार थे। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ब्रह्म धर्म की दीक्षा ली। उनकी स्त्री ने पति का धर्म ग्रहण नहीं किया। वे बहुत सावधानी से अपने पति के साथ अपने धर्म का पालन करती हुई चलती रही। उनका यह बर्ताव राजवल्लभ को सुखकर नहीं हुआ। उनके लड़के नलिनाक्ष ने धर्म प्रचार में वक्तृता से ब्रह्म समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन्होंने डॉक्टरी के काम में बंगाल के अनेक स्थानों में रहकर चरित्र की निर्मलता, चिकित्सा की निपुणता और सत्कार्य से यश प्राप्त किया। बुढ़ापे में राजवल्लभ एक विधवा से ब्याह करने को उन्मत्त हुए। राजवल्लभ ने कहा, मेरी वर्तमान स्त्री मेरी सहधर्मिणी नहीं है, उसे स्त्री के रूप में ग्रहण करने से पाप होगा। ऐसा कह राजवल्लभ ने लोगों के धिक्कारने पर भी उस विधवा से विवाह कर लिया। तब नलिनाक्ष की माँ घर छोड़ काशी जाने को तैयार हुई। नलिनाक्ष ने रंगपुर से डॉक्टरी छोड़ माँ के पास आकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ ने रोते हुए कहा, मेरे साथ तुम क्यों व्यर्थ कष्ट सहोगे? नलिनाक्ष बोला, तुम्हारा साथ मेरा अलगाव कैसा? नलिनाक्ष पिता द्वारा परित्यक्त माँ को सुखी करने के लिए दृढ़ हुआ। वह उनके साथ काशी गया। माँ ने कहा, बेटा क्या बहू ना आएगी? नलिनाक्ष ने कहा, काम ही क्या है? माँ ने सोचा कि नलिन ने बहुत त्यागा है, लेकिन फिर भी ब्रह्म परिवार के अलावा विवाह को तैयार नहीं। उन्होंने दुखित होकर कहा, तुम मेरे लिए सदा सन्यासी बने रहोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तेरी जहाँ इच्छा हो वहां विवाह कर ले। नलिन ने विचार कर कहा, तुम जैसी चाहो मैं वैसी बहू लाकर तुम्हारी दासी बना दूं। यह कह नलिन बंगाल आया। इसके बाद के इतिहास में विच्छेद है। कोई कहता है कि चुपके से एक गांव में उसने किसी अनाथ से विवाह किया और विवाह के बाद ही
उसे स्त्री वियोग हो गया। कोई उस पर संदेह प्रकाश करता है, लेकिन मेरा मत है कि विवाह के समय वह इनकार कर गया। जो भी हो, नलिनाक्ष जिसे पसंद करे उसी से वह विवाह कर सकता है। उसकी माँ को आपत्ति न होगी। हेम जैसी लड़की नलिनाक्ष को कहाँ मिलेगी? हेम का मधुर स्वभाव है, उससे वह अपनी सास को किसी तरह कष्ट न होने देगी, इसमें संदेह नहीं। नलिनाक्ष से हेम का किसी तरह परिचय करा देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।